हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी का सेट करेंगे अपने। तो जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी सीरीज चला रहे हैं। तो लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहे हैं। आज हम लोग 2021 का सेट कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 22, 23, 24 और 25 के सेट नहीं देखे हैं तो इससे प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। वो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एज यू नो, हम क्या करते हैं कि जो हमारे 2021 का जो पेपर है उसमें हिंदी का जो पोर्शन आया था, 50 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें हम 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे 2021 का जो सेट है, हिंदी का जो पार्ट है, उसमें 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान क्या है? बताना है ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। तो देखो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो होता क्या है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो आपने बताना है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कंठ से क्या क्या बोला जाता है। का, खा, गा, घा, ड़ा, आ, हा और विसर्ग, ये सारे कंठ से इसका उच्चारण स्थान कंठ है। सेम ऐसे तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ये चीज अच्छे से देख लेना। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको मिल जाता है। ओके, चलिए, ये चीज अच्छे से, ये पूरा हमारा लिस्ट बनी हुई है, ये आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो आपने बताना है ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है? योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो क्या है ये हमारा अर्ध विराम है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, योजक चिन्ह कौन से होते हैं? योजक विराम कौन सा है? ये वाला है, डैश जिसको बोलते हैं। अल्प विराम, कॉमा। ठीक है, निर्देशक चिन्ह ये वाला होता है। पूर्ण विराम ये वाला। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसके लिए। और दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? जब हम कोई बात कहते हैं ना, कोई कुछ बात कहता है तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें जैसे लिखते हैं वो। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से देख के चले जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। जो ये महात्म लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा जाता है ये आपने बताना है। ए, बी, सी या डी, किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी वर्तनी ऐसी होती है। ओके, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? आपने बताना है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। तो इसमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ये दौड़ जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्रिया विशेषण हमारे होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण। देखो, पहले लिख देते हैं हम रूप के अनुसार। मूल क्रिया विशेषण हो जाता है विशेषण। ठीक है, मूल क्रिया विशेषण, जैसे क्या होता है कि ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आगे लिख देते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे ठीक हो गया, दूर हो गया, ये सब हमारे मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। दूसरा हमारा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि क्या पता अगला क्वेश्चन ऐसा हो कि इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो आपको कम से कम पता हो जाएगा। ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है, जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द से या प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है। जैसे देखते हुए, है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा देखते हुए, वहां पर, वहां पर। और थर्ड हमारा क्रिया विशेषण होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। और ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आते हैं, तो ये हमारे स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपने बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, संकल्प, लज्जा, घटना या प्रार्थना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो पुल्लिंग शब्द है वो संकल्प है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घटना, लज्जा, प्रार्थना ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और ये क्वेश्चन हमने शायद 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 या 25 के आसपास हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने बताना है पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का, जो सदा एक वचन में प्रयोग होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे या वे सोकर उठे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो क्या आंसर हो जाएगा? वे आए थे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे गए तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वे गए कौन सा है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वे खा रहे थे, ये हमारा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल। और वे सोकर उठे हैं, ये हमारा आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है? मतलब तो डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। क्या होता है? कर्म वाक्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, सरल वाच्य। कौन से वाच्य आप होते हैं ये आपको बताना है, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं तो वो कर्तवाच्य होते हैं, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार होते हैं तो वो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, और ना ही कर्ता और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, केवल भाव की प्रधानता होती है, वो हमारे भाववाच्य होते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो ये डेफिनेशन आ गई, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वो सब हमारे कर्तवाच्य होते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी और लिंग वचन प्राय कर्म के अनुसार होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कर्मवाच्य हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जिस वाक्य में ना कर्ता और ना कर्म की प्रधानता होगी बल्कि भाव की प्रधानता होगी तो हमारे भाववाच्य हो जाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन से देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने डेफिनेशन देख के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, ने, को या से। इनमें से आपको बताना है अधिकरण कारक जो है उसका परसर्ग कौन सा है। अधिकरण का परसर्ग क्या होगा? पर होगा, है ना। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये मैंने आपको कई बार बोला है और लास्ट आई थिंक जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपके कराए हैं तब मैंने आपको जरूर बोला है ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका देखने को मिलता है, हर साल मिला है। ठीक है, आप कर्ता की विभक्ति क्या है, यानी विभक्ति या परसर्ग एक ही बात है क्या? कर्ता की क्या है? कर्म की, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, सारे कारक आपको देख के जाने हैं और इसकी जो विभक्ति है वो सब देख के जाने हैं। ठीक है, जैसे कर्ता की ने, कर्म की को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ के गिरे तो पेड़ से अलग हो गए ना पत्ते, तो हो जाएगा से अलग होना, और ये से के द्वारा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं पेन के द्वारा लिख रही हूँ ना, तो ये करण कारक हो जाएगा। और जो मैंने बताया पेड़ से पत्ते गिरे यानी पेड़ से अलग होके गिरे तो अपादान कारक हो जाएगा। सेम संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर और संबोधन, हे, अरे, हाय, ये सारी विभक्तियां आपने देख के जानी है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता तो विदेशज कहते हैं, देशज कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये सब देखो एक डायरेक्ट डेफिनेशन के तरीके से आ गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देशज। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द लिए गए वो हमारे विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत के मूल शब्द हो जाएंगे वो तत्सम हो जाएंगे और जो उसके बाद उत्पन्न हुए वो तद्भव हो जाएंगे। ये सब डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या लफंगा। तो आपने बताना है
निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है? जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा थानेदार हो जाएगा, मोटर गाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नारिकेल शब्द है ना, ये एक तत्सम शब्द है। और बचा चुगलखोर और आपका आतिशबाजी और लफंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा था? अच्छा, हमसे शंकर शब्द पूछा था। शंकर शब्द तो चुगलखोर हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा नारिकेल। नारिकेल आपको ये बताया तत्सम शब्द है। ठीक है, अब बचा आतिशबाजी और लफंगा। आतिशबाजी और लफंगा दोनों विदेशी शब्द हैं, तो ये हो जाएगा विदेशी। ठीक है, और ये भी विदेशी। ठीक है, तो हमारा 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। और संकर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, टिकट घर हो गया है ना, तो ये सब रेलगाड़ी, ये सब हमने अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजी, तो इजी है कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से पर्यायवाची पूछा गया है इसमें। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर सीता जी के और भी पर्यायवाची अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कौन कौन से होंगे? जैसे वैदेही होता है। ठीक है, वैदेही भी सीता जी का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप जानकी, ठीक है, ये बहुत आता है, जानकी शब्द आता है। ठीक है, जानकी ये भी उन्हीं का पर्यायवाची। सेम इसी तरीके से मिथिलेश कुमारी भी सीता जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में उपसर्ग बताना है। देखो, मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है कि उपसर्ग जो शब्द है उससे पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगता है। अधिमानता में आपने उपसर्ग बताना है, तो अधिमानता में क्या हो जाएगा? अधिमानता में हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो अधि है ये मूल शब्द है, मानता मूल शब्द, मानता मूल शब्द है, अधि जो है इसका उपसर्ग है, शब्द से पहले लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का सही विपरीत शब्द चुनिए। यानी आपको विलोम शब्द बताना है उन्मूलन का। उन्मूलन का विलोम शब्द आरोपण होता है, प्रत्यारोपण होता है, निरूपण होता है या रोपण होता है। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो रोपण होता है। तो डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ना। ठीक है, इसका अर्थ भी लिख देते हैं, जड़ से उखाड़ना। ठीक है, और अगर हम रोपण की बात करें, किसी मतलब रोपणा एक तरीके से कह सकते हैं लगाना, है ना। तो लगाना है, वृक्षारोपण सुना है ना, वृक्ष लगाना, बस वैसे ही लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? देखो, मैं आपको बहुत बार कहती हूँ, जितनी बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया, डेफिनेटली मैंने आपको बोला होगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर होता है माइंड पे, तो हम कई बार क्या होता है ना कि हम ये पढ़ लेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्याय है, हमें दिखेगा, हमें जो दिखेगा सबसे पहले हम वो लगा देंगे। सोचो मुझे कृषाणु दिख गया, मैंने कहा हाँ ये तो मुझे आता था और मैंने वो लगा दिया। तो हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये नहीं शब्द होता है ना, ये अच्छा क्वेश्चन जो सही आता है हमारा वो भी गलत करा देता है, तो ये नहीं करना है। आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से आंसर्स का देना है। ठीक है, तो आपने बताना है निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो जो अनिल होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अनिल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, हवा का पर्यायवाची होता है। और अग्नि का कौन सा होता है? अग्नि का अनल होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ठीक है, अग्नि का अनल होगा अग्नि, अनिल होगा तो हवा, अनिल होगा तो हवा। ठीक है, प्रशानु, हुताशन, वहनी, सब ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द का मतलब जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा शब्द है अनेकार्थक। अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा अर्थ, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थ के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। देखो, एक अर्थ का मतलब धन से भी होता है। ठीक है, एक अर्थ का मतलब से भी होता है। ठीक है, कि इस बात का क्या अर्थ है, यानी इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, दो अर्थ तो मैंने आपको बता दिए, अर्थ के दो अर्थ मैंने आपको बता दिए। एक अर्थ का मतलब एक अभिप्राय। ठीक है, एक ये भी होता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ का मतलब बताना है, अनभिज्ञ का मतलब बताना है। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार ना जानकार, अगम्य
और गम्य। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का सही अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, जानकार और ना जानकार, है ना। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब होता है जो किसी चीज को जानता नहीं है, अभिज्ञ मतलब जानकार, तो जानकार और ना जानकार, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अभिज्ञ पहले लिखा है, अनभिज्ञ बाद में लिखा है, तो अभिज्ञ का अर्थ पहले आएगा, अनभिज्ञ का बाद में आएगा, ओके, ठीक है। 68 क्वेश्चन हो गया। 69 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द, सही विकल्प को चुनिए। जो कवि, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, से क्या कहा जाएगा, सुकवि, महाकवि, राजकवि या आशु कवि। तो जो तत्काल कविता लिखने में निपुण होता है, करने में निपुण होता है, उसको आशु कवि कहा जाता है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, महाकवि क्या हो जाएगा, कवियों में जो श्रेष्ठ होगा वो महाकवि, ठीक है, और जो राज दरबार में कविता करेगा वो राजकवि हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सारे संधि बताई है ये किस संधि के भेद हैं, तो ये सारे स्वर संधि के भेद हैं। देखो लास्ट टाइम क्या आया था क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अब डायरेक्ट इसने पूछ लिया, सारे भेद लिख दिए और कह दिया ये किसके भेद हैं, तो ये स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। तो पिछली बार एक बार ये क्वेश्चन ये भी आया था कि स्वर संधि के इसमें से कौन सा भेद नहीं है। तो कुल मिला के क्वेश्चन वही आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो सब घुमा फिरा के आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है और आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदर्भ का संधि है, संधि विच्छेद आपने करना है भूदर्भ का। संधि विच्छेद क्या होगा, ए बी सी या डी, तो क्या हो जाएगा भू प्लस उधर्भ, ठीक है, ओके। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, अभी पीछे पढ़ा था स्वर संधि के भेद है ये, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में आपको समास बताना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है आपने बताना है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि यथाशक्ति जो है उसका समास ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यथाशक्ति में कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अव्ययी भाव का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल। अच्छा देखो एक चीज देखोगे कि यथा जिसमें आ रहा है, ठीक है, यथाशक्ति, यथाविधि, यथासंभव, है ना, या जिसमें प्र आ रहा है, जैसे प्रतिकूल हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये अव्ययी भाव के एग्जाम्पल एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। द्विगु मतलब जैसे चौराहा, द्विगु समास में क्या होता है, चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमणि, त्रिकोण, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कोई नंबर आ रहा है, जैसे चौराहा, चार राहें, है ना, चार, त्रिलोक यानी तीन लोक, है ना, तीन, दोपहर, दोपहर, जो दोपहर मिलती है ना तो दो आ रहा है, सप्ताह मतलब कहीं ना कहीं सात का मतलब है ना, सप्ताह मतलब सात, पंचमणि मतलब पांच, त्रिकोण मतलब तीन। तो जहां पे थोड़ा नंबरों का पता लग रहा है, ये थोड़े एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता फिर भी आप एक तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऐसे ही गगनचुम्बी, भयाकुल, स्नान गृह, गौशाला, धनहीन, ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण है। बहुव्रीहि समाज जैसे लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली, ये सारे बहुव्रीहि के उदाहरण है और ये एग्जाम्पल आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो देख लेना एक बार, ठीक है। 73 क्वेश्चन है हमारा। 73 क्वेश्चन, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये जो है ये हमारा मिश्र वाक्य है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, ये तो सुनने में अजीब लग रहा है, तो ये तो शुद्ध वाक्य नहीं है। वैसे जब शुद्ध वाक्य पहचान में आता है तो कई बार क्या होता है, पढ़ के भी अपना आंसर बता सकते हो क्योंकि वो थोड़ा बोलने में समझ में आ जाता है, ठीक है। मैं तुमको कुछ कहता है, नहीं ये भी गलत है। उसके अलावा मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, ये भी गलत है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, या तुमको जाना है, तुम्हारे को जाना है, ये भी गलत है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, एक से बढ़कर दूसरे। समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी ना सहेली भली अकेली, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरे, ये होता है शेर को सवा शेर, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई मतलब सामर्थ्यवान को अपराध क्षम्य है, ठीक है।
सामर्थ्यवान को अपराध क्षम्य है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, मतलब अपने अधिकारों का एक तरीके से अनुचित उपयोग करना, ये होता है हमारा सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सखी ना सहेली भली अकेली, मतलब अकेले रहना अच्छा होता है। तो ये इसके मतलब हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, तो कौन सी है, शेर को सवा शेर, ठीक है। तो हाँ देखो, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, इसका अर्थ होता है सामर्थ्यवान को अपराध क्षम्य होता है, ठीक है, सामर्थ्यवान को अपराध भी क्षम्य है। शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरे, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो मैंने आपको बता ही दिया। सखी न सहेली भली अकेली, मतलब अच्छे रहना काफी, अकेले रहना काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे इसमें से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई ना कोई मिल ही जाता है आपको, ठीक है। तो पूरी सीरीज चल रही है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देखिएगा। हिंदी की हम 25 से हमने स्टार्ट किया था और 21 तक अभी तक आ चुके हैं, और हम पिछले 10 साल के प्रॉपर सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।